हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपको कि हम लोग 21 से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज 21 जनवरी है और हम लोग जीआईसी लेक्चरर मेंस के लिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो चूँकि अभी एक दो क्लास हम लोग थोड़े कम समय की लेंगे, उसके बाद फिर क्लासेस का टाइम बढ़ा लिया जाएगा हम लोग। ठीक है। ऐप पे चलेंगी आपकी क्लासेस। अभी ये एक जनरल वीडियो बन रहा है, फिर एक दो दिन में जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए उसके बाद हम लोग ऐप पे पढ़ेंगे, उसके रिगार्डिंग आपको एक वीडियो बता दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कहते हैं, जो बताया गया है कॉन्टैक्ट नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि एक इनऑर्गेनिक पोर्शन होगा और दूसरा आपका होगा ऑर्गेनिक पोर्शन और फिर आपका होगा फिजिकल पोर्शन। ठीक है। तो ये तीन पोर्शन है। बेसिकली होता यह है कि जनरली किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे सेपरेटेड पेपर नहीं होते हैं, अगर इन तीनों का एक साथ होना है तो मोस्टली ये देखा जाता है कि ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है और फिर फिजिकल का होता है और फिर इनऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम पूछी जाती है। समझ लीजिए जैसे 300 मार्क्स के क्वेश्चन हैं यहाँ पे, तो मेरे अनुमान से जैसा कि लगभग सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, एक ही पेपर है चूँकि, तो आप ये मान के चलो कि जैसे ऑर्गेनिक हो गई तो ये आपका 110 के आसपास हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट। इतने मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। फिजिकल में आपका मान लीजिए कि 100 हो गया या फिर 98 हो गया, ऐसे ही टाइप। ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो यहाँ पे बढ़ोतरी हो गई है, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी कमी हो जाएगी, यानी कि ये 90 या फिर 92 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे। बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। ये नंबर यहाँ पे मार्क्स की बात हो रही है, तो कुछ इधर उधर ही वेरिएशन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो इसी के हिसाब से फ़िलहाल हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। आपका जो पीसीएस होता है, पीसीएस में आपकी इनऑर्गेनिक और फिजिकल को एक साथ रखता है, ऑर्गेनिक को अलग कर देता है। ठीक। इसको फर्स्ट पेपर में इन दोनों को रख देता है और इसको सेकंड पेपर में कर देता है ऑर्गेनिक को। ठीक। तो वैसे भी ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा हो गया, आप वहाँ पे देख लो, पूरा एक पेपर है ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक और फिजिकल का मिला के एक पेपर है। उसमें आप देखोगे तो मोस्टली क्या होता है, इनऑर्गेनिक का पोर्शन थोड़ा देखने को ज़्यादा मिलता है, फिजिकल का कम देखने को मिलता है। किसमें? पीसीएस के मेंस में पेपर फर्स्ट में, जिसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल पूछता है। तो वहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक के पोर्शन मोस्टली ज़्यादा मिलते हैं, फिजिकल के थोड़े से कम मिलते हैं। बट ये आपका सिंगल पेपर है, तीनों का वेटेज लगभग बराबर होगा मेरे हिसाब से, बाकी तो पेपर जैसा देखने को मिले। ठीक। तो जिसमें आता है इनऑर्गेनिक को हम लोग क्या है कि पूरा पूरा नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि इनऑर्गेनिक पूरा ख़त्म करें फिर ऑर्गेनिक फिर फिजिकल, ऐसे नहीं करेंगे। इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बदल देंगे, ऑर्गेनिक पे आ गए जैसे या फिर फिजिकल पे आ गए। इससे क्या होगा कि एक ही चीज़ों को नहीं पढ़ना रहेगा, थोड़ी थोड़ी गैप पे हम चीज़ों को पढ़ेंगे, तो रिवीजन भी हमारा ठीक ठाक से होता जाएगा और इंटरेस्ट भी बाकायदा बना रहेगा। तो इसमें हमारा है पहला टॉपिक इनऑर्गेनिक का, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम चलें तो सिलेबस आप सभी लोगों के पास होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पूरी पूरी चीज़ें कवर करेंगे, कुछ भी वहाँ से रिलेटेड छोड़ेंगे नहीं। ठीक है ना। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन का नेचर कैसे, यानी कि पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन का नेचर देख लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, प्लांक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यानी कि ये आपका क्या है
कि न्यूमेरिकल वाला पार्ट हो गया, और इस न्यूमेरिकल वाले पार्ट को आप किसकी हेल्प से सॉल्व करोगे? इलेक्ट्रॉन के लिए है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी m की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, h गिवन है, यानी कि ये आपका डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो अगर आपको डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन आ रहा है तो 100% आप इसको सॉल्व कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे क्वेश्चन पे देखिए क्या है, डेराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड एक्सप्लेन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इट्स सिग्निफिकेंस। यानी आपको डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को डेराइव करना है, उसका सिग्निफिकेंस लिखना है, उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखना है, इसको भी आपको डेराइव करना है इक्वेशन को, और इसका सिग्निफिकेंस लिखना है। ठीक, वैसे यहाँ पे डेरिवेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, क्योंकि इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है और एक थ्योरेटिकल होता है, तो दोनों चीज़ें आपको ठीक से लिखनी होगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें दो पार्ट करके पूछा था। पार्ट 1 था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और दूसरा था वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर एज प्रपोज्ड बाय डी ब्रॉगली। यानी कि यही दो क्वेश्चन, एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और दूसरा आपका डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, इसको ये कितने टाइप से पूछ रहा है आप इसको देखिए। ठीक है, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवां थोड़ी देर के लिए रोकिए, पहले सातवां पढ़ते हैं हम। डिड्यूस द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, यानी आपको डी ब्रॉगली रिलेशनशिप फाइंड करनी है। अगेन वही हो गया डेराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन। इफ द काइनेटिक, यहाँ पे देखिए एक पार्ट और थोड़ा सा ऐड किया, क्या? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, ठीक है, देन व्हाट वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द एसोसिएटेड डी ब्रॉगली वेव विद इट। यानी कि मैं सिर्फ इसको पहले इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखिए कि डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इन दोनों पर बेस्ड आप कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, खासकर 2000 के बाद। 2000 के बाद आप देखिएगा तो यही क्वेश्चन आपको घूम घूम के जब भी मिलेंगे तो यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पीसीएस मेंस में जो पूछा गया क्वेश्चन है। फाइन, ठीक है। हाँ, अब चौथा नंबर पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, डेराइव श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन एंड राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। दूसरे तरीके से यही पूछा, डेराइव श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। फिर नेक्स्ट पे आ जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साई, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, मतलब कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन हमसे पूछता है, इसका डेरिवेशन ही पूछता है मोस्टली, और फिर कभी कभी हो सकता है कि ये साई और साई स्क्वायर के साथ में आपसे केवल श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पूछे। बट जनरली क्या है कि चूंकि मैंने ये क्वेश्चन जो उठाया है 2000 से लेके और 2020 तक के पीसीएस मेंस के जो पेपर हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे ही मैंने ये उठाया है। अब आपको ये दिख रहा होगा क्या 2000 से लेके 2020 तक में केवल 7 क्वेश्चन पूछे गए। भाई देखिए क्या है कि जहाँ पे, अब जैसे मैंने लिख दिया डेराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन, अब फिर से वही कहीं पूछेगा तो मैं 4 बार उसको नहीं लिखूंगा ना। मैंने सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन उठाया है कि यही क्वेश्चन वो बार बार पूछता है, जहाँ पे थोड़ा सा मुझे चेंज दिखा मैंने उसको लिख दिया है। ठीक, तो ये रही बात कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ाना होगा उस टॉपिक पे क्वेश्चन पीसीएस मेंस में कैसे पूछे गए हैं वो मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको एक नेचर पता चले कि हाँ इस टाइप से पूछा गया है तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। अब देखो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अगर आपने पढ़ा तो भाई ये चाहे जब पूछा जाएगा बदल तो जाएगा नहीं। न्यूमेरिकल पूछा भी नहीं गया है, बट हो सकता है कभी थोड़ा बहुत पूछ जाएगा, तो उससे कोई हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसको अच्छे से पढ़े हुए हैं तो हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन को हमने पढ़ा, उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किया। दोबारा से क्वेश्चन अगर वो चेंज करेगा, यही क्वेश्चन तो देगा नहीं आपको, क्वेश्चन चेंज करेगा अगर, तो
क्या है भाई कि वो मास तो बदल नहीं देगा इलेक्ट्रॉन का, खाली वेलोसिटी बदलेगा, एच कांस्टेंट भी नहीं बदलेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा और लैम्डा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उस पर बेस्ड कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं उसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पूरा पूरा कवर हो जाएगा। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पे आ जाइए, खाली ये वेव इक्वेशन ही पूछता है, इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल जनरली नहीं पूछता है, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं हम लोग फटाफट से, पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, जो कि हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहला टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या फिर डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। तो डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, ठीक, यानी पार्टिकल का डुअल नेचर क्या है। देखिए मैं आपको यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ठीक से एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके बाद क्योंकि अगर हम पूरा ठीक से लिखेंगे तो हमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा, तो मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उसको लिखना कैसे है वो थोड़ा सा आपको पीडीएफ देखना पड़ेगा तो ज़्यादा बेहतर बनेगा, ठीक है। बट अभी चूँकि हमारी क्लास थोड़ी सी छोटी होने वाली है तो मैं यहाँ पे आपको चीज़ों को ठीक से लिख दूंगा। तो देखिए डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, अगर डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे तो सबसे पहले मैक्स प्लांक महोदय आए, जिन्होंने रेडिएशन पे काम किया और अपनी क्वांटम थ्योरी बताई, ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन आते हैं, मैक्स प्लांक के बाद मैक्सवेल आएंगे। मैक्सवेल आएंगे तो वो अपनी वेव थ्योरी बताएंगे। तो दोनों लोगों ने ही रेडिएशन से रिलेटेड अपनी थियरी बताई। किसने बताई, एक आए मैक्स प्लांक महोदय, और इनकी जो थियरी थी वो क्वांटम थियरी थी, ठीक। और फिर कौन आए, मैक्सवेल महोदय आए, और मैक्सवेल महोदय ने अपनी वेव थियरी बता दी, ठीक है। तो इन दोनों ने ही रेडिएशन से रिलेटेड काम किया और रेडिएशन से ही रिलेटेड थ्योरी बताई, बट ये एक क्वांटम थ्योरी थी और एक वेव थ्योरी थी। इन दोनों से, दोनों को अगर एक साथ किया जाए तो ये पता चलता है कि जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन यानी कि ये बात हो रही है लाइट की, इसका नेचर कैसा होता है, ये डुअल नेचर का होता है, यानी कि जो रेडिएशन है इसमें वेव की तरह भी बिहेव करने की एबिलिटी होती है, और क्वांटम यानी कि पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ये मीन्स इट बिहेव्स बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज वेव, फाइन। इसी चीज को क्या किया डी ब्रॉगली महोदय ने, डी ब्रॉगली महोदय ने 1924 में, ठीक है, सॉरी 1924, 1924 में क्या हुआ कि इसी आइडिया को उन्होंने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड करने के बाद कहा जितने भी मैटर के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, जितने भी मैटर होंगे उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें सब में वेव का नेचर और पार्टिकल का नेचर होता है, यानी वेव प्लस पार्टिकल दोनों का नेचर होता है। मेन कॉन्सेप्ट यही था। सबसे पहले कौन आया, मैक्स प्लांक ने रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी बताई, मैक्सवेल ने, अब देखो इसकी मैक्स प्लांक की थ्योरी क्या थी, मैक्सवेल की थ्योरी क्या थी, कब इन्होंने बताया, बिल्कुल ये सब जानना ज़रूरी होता है, बट हमारे सिलेबस में नहीं है, और आप सबको ये पता होगा, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इस पर डिस्कस करके अपना समय थोड़ा सा ज़्यादा क्यों खर्च करें, ठीक है, टू द पॉइंट चलेंगे। हाँ, लेकिन हमें आंसर लिखना है, तो जहाँ से हम बेहतर तरीके से आंसर लिख सकते हैं वहाँ से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। अब अगर इतनी बात को हम ठीक से लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल,
अभी मैंने आपको समझा दिया, लेकिन मैंने ये कहा कि अभी चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग लिख के एक बार चीज़ों को देख लेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं। अगर हमें इसको लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कौन आया था? मैक्स प्लांक आए थे, यानी कि अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक्स क्वांटम थियरी ऑफ, किस पर काम किया था इन्होंने? रेडिएशन पे। तो हम क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन एंड, अब देखिए दोनों को हम जोड़ेंगे। मैक्स प्लांक के बाद कौन आया? मैक्सवेल आए, एंड मैक्सवेल्स वेव थ्योरी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन सॉरी। इन दोनों का हमने जिक्र कर दिया। अब क्या इन दोनों का कंक्लूजन हमने निकाला, यानी कि वी फाइंड दैट लाइट shows dual character। ठीक है, यानी कि इन दोनों के कंक्लूजन से हमें मिला कि जो लाइट होती है वो डुअल करेक्टर शो करती है। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इट बिहेव्स बोथ, इट बिहेव्स both as a particle as well as wave। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एंड एज अ वेव, ये दोनों की तरह बिहेव करता है। अब उसके बाद हम लाइन चेंज करेंगे और क्या लिखेंगे? इन 1924, क्योंकि इसी आइडिया को क्या किया था 1924 में डी ब्रॉगली महोदय ने बढ़ाया था। इन 1924 डी ब्रॉगली extended the idea of dual character of light या फिर रेडिएशन। तो जो रेडिएशन या लाइट का डुअल करेक्टर था उसको क्या किया इन्होंने? एक्सटेंड किया। ठीक है, और सजेस्ट किया, एंड सजेस्टेड, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहां से लिख लेते हैं। और क्या सजेस्ट किया? दैट, अब हम यहां से लाइन चेंज करेंगे, ठीक, और इनकी बातों को हम ठीक से लिखेंगे। क्या सजेस्ट किया? ऑल मैटर पार्टिकल्स possess characteristic, all matter particles possess characteristics of both a material particle and a wave। मीन्स दोनों करेक्टरिस्टिक रखते हैं, एक मटेरियल पार्टिकल वाला भी और उसके बाद वेव वाला भी। इसका मतलब दैट इज हैव आ डुअल डुअल कैरेक्टर। ठीक, तो पूरी बात हमारी कैसे हुई यहां से देखिए। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल हमारी हेडिंग बनी अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन and Maxwell's wave theory of radiation, we find that light shows dual character, that is it behaves both as a particle as well as wave। लाइन चेंज किया हमने इसी आइडिया को। In 1924, de Broglie extended the idea of dual character of light and suggested that, what suggested? All matter particles
possess characteristics of both a material particle and a wave, that is have a dual nature। ठीक, इस बात को उन्होंने कंप्लीट किया। अब क्या हुआ कि अगर हमसे डेरिवेशन पूछता है इसके इक्वेशन का तो हम कैसे लिखेंगे। अगर डेरिवेशन है तो हम हेडिंग भी बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड, मैं हेडिंग बना लेता हूँ और उसके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा, डेरिवेशन, ठीक, किसका, ऑफ डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन। ठीक, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन का हम लोग क्या करने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप समझो किसका काम आया यहाँ पे, मैक्स प्लांक महोदय का। मैक्स प्लांक ने क्या कहा, मैक्स प्लांक ने जो बताया उसी को हम लोग यूज करने वाले हैं। यानी कि हम यहां से लिखेंगे बाई मैक्स प्लांक्स इक्वेशन। ठीक, मैक्स प्लांक के इक्वेशन से, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन ना लिख के लिखें बाई मैक्स प्लांक थ्योरी। ये थ्योरी क्या थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन, एक फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, एच न्यू के इक्वल होती है। यानी E इज इक्वल टू एच न्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C बाई लेमडा होता है। तो हम यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख देंगे, सिंस न्यू इक्वल टू C बाई लेमडा, दैट्स वाई E is equal to H, in place of nu we can write C by lambda, means E is equal to एच सी बाई लेमडा। ठीक है, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अगेन हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन महोदय ने क्या बताया, यानी कि अगेन द एनर्जी, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी फोटॉन की एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें बताई, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी ऑफ अ फोटॉन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन या फिर आइंस्टाइन इक्वेशन हम लिख सकते हैं। क्या था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसको अगर आप इक्वेशन 2 कह लीजिए। अभी आपने पहला इक्वेशन क्या देखा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और आपके पास दूसरा इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। यानी कि हम अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, दोनों इक्वल हैं। यानी E इज इक्वल टू हमारा था एच न्यू, यानी कि एच सी बाई लैम्डा, और यही इक्वल है एम सी स्क्वायर के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ से देखो एक C और एक C हम कैंसिल कर दें तो हमें मिल जाएगा क्या, H अपॉन लैम्डा इक्वल टू एम सी। अगर हम लैम्डा को इधर लेके जाएं, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन एम सी हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए तो H क्या है, H को हम प्लांक्स कांस्टेंट हमें यहाँ पे नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, H जो है हमारा वो प्लांक्स कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा हमारा M है, तो M क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा, मास ऑफ पार्टिकल। C हमारी क्या हो जाएगी,
वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी हो जाएगी। और क्या बचा, लैम्डा है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक, इसको हमने पूरी चीज लिख दिया, आधा काम तो हमारा हो गया। बट जनरली क्या होगा कि अभी ये एक जनरल इक्वेशन है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर देंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं इफ द above equation above equation is applied to a मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर यही जो हमारा इक्वेशन था, इस इक्वेशन को हम एक मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई कर दें, जिसका क्या हो, यानी कि मूविंग इलेक्ट्रॉन कैसा हो, ऑफ मास m, जिसका जो मास है वो m है, एंड वेलोसिटी v, और वेलोसिटी हम v कह लेते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन सी की जगह पे हमारा खाली क्या आने वाला है, b आने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इसी को हम कह सकते हैं डी ब्रॉगली या डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन। फाइन, यहां से आप देखिए क्या होता है, P इज इक्वल टू एम बी होता है, मोमेंटम इसको बोलते हैं। तो अगर आप चाहें तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जस्टिफिकेशन अगर आपसे पूछे तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी की हेल्प से हम इस बात को प्रूफ करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि इसके सिग्निफिकेंस की बात आएगी। ठीक है, अगले स्टेप पे हम चलते हैं, क्या है सिग्निफिकेंस। ठीक, तो पहले ये समझ लीजिए कि आपका डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल और उसके बाद उसका डेरिवेशन, तो डेरिवेशन के बाद आपका यहाँ कंप्लीट हुआ कि आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन इस टर्म में भी दिया जाता है और इस टर्म में भी दिया जाता है। तो आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक, अब आपसे पूछता है सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस के लिए सबसे पहली और मेन बात यह है कि जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन होता है, ये आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही वैलिड होता है और मैक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड नहीं होता है। माइक्रोस्कोपिक में जैसे आपका आ जाएगा फोटोन, आ जाएगा न्यूट्रॉन कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। तो इन सब के लिए जो आपका डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन है ये वैलिड होगा। और अगर मैक्रोस्कोपिक की बात कर ली जाए तो उसके लिए, यानी कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये वैलिड नहीं है। तो सिग्निफिकेंस में आप केवल एक चीज लिख सकते हैं, दिस इज सिग्निफिकेंट या फिर अप्लीकेबल फॉर, या दिस इज वैलिड फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक फोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर हम चलें, अब मान लो कि पहला क्वेश्चन वहाँ पे जो अभी हमने देखा था वहाँ से अगर हम चलते हैं तो देखिए ज़रा, क्वेश्चन आपको अभी मिल जाएगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। थोड़ा सा मैंने आगे रखा हुआ था क्योंकि ये आया आपका। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ को फाइंड करना है। वापस से चलिए, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितनी है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ मीटर
पर सेकेंड का। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि ये डेटा हमें गिवन है तो गिवन डेटा इक्वल टू, वापस से आइए, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, आपको मास भी गिवन है और वैसे आपको याद भी होगा 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg। और फिर क्या गिवन है आपको, प्लांक्स कांस्टेंट की भी वैल्यू गिवन है 6.623। ठीक, क्या है, h इज इक्वल टू 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब आप देखिए, जनरली हम लोग वैल्यू 6.6 ही यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारे लोग 6 इंटू 10⁻⁻34 ही यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपको इसने डेटा दे दिया है ना, तो अब आपको वो डेटा यूज़ करना है, तभी आप जो उसके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आंसर निकलेगा उसके पास पहुंचोगे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि अगर डेटा उसने दे दिया है कोई, तो उसी डेटा को आपको यूज़ करना है। अब देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या कह रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, लैम्डा ही आपको फाइंड करनी है, मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाई सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज वी गेट h इज इक्वल टू 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अपॉन में चलेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे m की वैल्यू है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू v की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, तो आप समझिए, इस सेकेंड से ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आपका किलोग्राम और मीटर यहाँ पे छुपा हुआ है, तो लेमडा की यहाँ पे आपको यूनिट चेंज नहीं करनी पड़ेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे है आपका 6.623 अपॉन में है 9.11 इंटू 2, और हम सारी 10 की पावर्स को एक साथ में कर देंगे तो 10⁻⁻34 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 10⁻⁻34 हो गया, नीचे था -31, तो ये जब ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, तो हम इसको कर देंगे +31। और यहाँ पे 8 है तो ये ऊपर जाएगा तो -8 का हो जाएगा, और ये मीटर दे देगा हमें। लैम्डा इज इक्वल टू, इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर बन जाएगा 6.623 अपॉन में, इसको हम लिख सकते हैं 18.22 इंटू 10⁻, देखिए बड़े ध्यान से, -34 है यहाँ पे और -31 है, तो ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो -3 हो जाएगा और -8 यानी -11 आने वाला है। लैम्डा इज इक्वल टू, ऊपर 3 डिजिट पे डेसिमल है, नीचे 2 डिजिट पे डेसिमल है, तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं क्या, 6623, तीनों डिजिट हमने हटा दिया, 18220। जरा समझिएगा, अगर इस जीरो को हमें हटाना है यहाँ से तो 10⁻⁻12 मीटर करना पड़ेगा। अब ये बन गया 6623/1822 के, 18 तिहाई 54, यानी कि 3 बार ये आपका जाएगा। ठीक है, 6623 कहीं पे आप रफ कर लीजिए, 1822 3 बार चलोगे तो 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 3 8 24, 2 3 एकम 3, 2 5 आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, 4 3 7 का आ जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। ठीक, 1157 आ गया। पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। अब आपको कितना, आई थिंक कि 8 टाइम्स चलना पड़ेगा, सॉरी 6 टाइम्स चलना पड़ेगा। 6 दूनाई 12, 6 दूनाई 12, 1 13, 1 और 6 अठे 48, 1 49, और 4 बच जाएगा, 6 कम 6 और 4
10 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 3.6, एक स्टेप और चल लेते हैं पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 15 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। उसी पॉइंट से यहाँ पे 0 आ जाएगा, 63 हो जाएगा फिर से, यानी कि फिर से 3 बार जाने वाला है, तो 3.63 इंटू 10⁻⁻12 मीटर आप यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू 3.63, 10⁻⁻12 को पिकोमीटर बोलते हो, तो आप पीएम भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे भी वैल्यू छोड़ सकते हो और यहाँ पर भी जा सकते हो। तो आपका ये गिवन डेटा था, और उसके बाद आपने सॉल्व करना शुरू किया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट किया है, आपको लिख देना ज़्यादा अच्छा होगा, बाई सब्सटीट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज़, और फिर यहाँ पे लास्ट में ऑन सॉल्विंग वी गेट व्हाट वी गेट, शुरू हो गई कहानी। और फिर आप इसको एज इट इज़ सॉल्व करते चले जाइए फटाफट से, और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये रफ का हो गया आपका। तो इस तरीके से आपने डुअल नेचर ऑफ द पार्टिकल देख लिया, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन देख लिया, कैसे उसका डेरिवेशन हो गया। देखिए, मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ये चीज़ें आ रही होंगी, बस मैंने थोड़ा सा क्या किया है, ये कोशिश करी है कि आपको सिस्टमेटिकली काम करना है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि आपको रेगुलरली काम करना है, तीसरी बात ये है कि आपको लिख के काम करना है। ठीक, यहाँ से देखने के बाद आप खुद से ये काम करिए, लिखिए। अगर आपको लगता है कि न्यूमेरिकल में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत जिसकी भी वीक हो, तो आप ज़रूर एक काम करिए कि इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और भी 2-4 सवाल लगा लीजिए। आप 11th क्लास की बुक उठाइए, कोई सी भी बुक जो आपके पास अवेलेबल हो, और वहाँ से रिलेटेड आप पढ़ लीजिए। हाँ, एक बात और कि मान लीजिए कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को लेके अगर कोई संशय है आपके मन में, तो हम लोग तो चीज़ें जो लिखने का हमारा सिस्टम है वो पूरा इंग्लिश में ही रहेगा, और समझाने के लिए हम लोग एज हिंदी का ही यूज़ करेंगे, जिससे कि दोनों लोगों को फ़ायदा हो सके। बट हमारा जो कंटेंट रहेगा, हमारा पढ़ने का सिस्टम, वो इंग्लिश में रहेगा। ठीक, जो लोग प्योर हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको मे भी इससे हो सकता है कि दिक्कत होगी, क्योंकि आप उसी मोड में प्रिपरेशन करना पसंद करेंगे जिस मोड में आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो वो बेहतर भी है। तो आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पढ़िए अच्छे से मन लगा के, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग जुड़ेंगे लास्ट में उनका एक ग्रुप बनेगा टेलीग्राम पे, और वहाँ पे आप डेली के डेली अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैसेज कर सकते हैं, और उसको हम लोग बातचीत करेंगे उस पर। ठीक है, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं रहे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।